हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो किनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है थियोफ्रस्टस। ठीक है, आपको याद रखना है जो वनस्पति शास्त्र होगा तो वनस्पति शास्त्र के यदि फादर पूछे जाते हैं तो आपको बताने हैं थियोफ्रस्टस। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी चिकित्सा शास्त्र का यदि जनक पूछा जाता है आपसे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपको पूछा जा रहा है जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होती हैं उनको जो शपथ दिलाया जाता है तो किसका शपथ दिलवाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का ही शपथ दिलाया जाता है और फादर भी जो हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र के वो कौन हो जाएंगे? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो वन के विकास के। ठीक है, तो वन के विकास का जो वर्णन होता है वो सिल्वीकल्चर में होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो होता है वो बीज का अध्ययन होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो एनुअल रिंग्स होता है उसका स्टडी क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो इसका स्टडी कहलाएगा। एनुअल रिंग्स का जो स्टडी किया जाता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों जो है उसके लिए सबसे उत्तरदायी कारक है ऑप्शन ए, यानी फफूंदी। जो फफूंदी है, फंगस है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पादप रोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली किस्म से प्रजनन करा के। ठीक है, जो जंगली किस्म होती है उससे फ्यूज़न करा के जो होता है पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसल पे जो आक्रमण करने की जो कीट की अवस्था होती है वो होती है कैटरपिलर। ठीक है, ये अवस्था जो होती है ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है फसल को। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आलू में ब्लैक हर्ट का कारण कौन है? तो ब्लैक हर्ट जो है ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से होता है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। जो वायु प्रदूषक है उसका विश्वसनीय जो संकेतक है वो कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन और मॉस। ठीक है, जो लाइकेन और मॉस होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक के बारे में यदि पूछा जाता है तो मुख्य वायु प्रदूषक क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, CFC, CO2, CH4, NO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतः चलित वाहन। जो स्वतः चलित वाहन होते हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी गैस हेमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो इनमें से जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो कौन सा गैस है जो कि हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? तो कौन सा वायु प्रदूषक है जो कि रक्त दाब को बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्तिमयता रोग होने का कारण है। तो लौह सक्तिमयता रोग जो होता है उसका रीजन क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिका। ये सिलिका की वजह से लौह सक्तिमयता रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है। जो ताजमहल है वो क्षति पहुंच रहा है। ताजमहल के जो टाइल्स हैं वो कोराइड हो रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वायु प्रदूषक से। जो मथुरा तेल शोधनशाला है उससे जो वायु प्रदूषक निकल रहे हैं उससे जो ताजमहल है उसको क्षति पहुँच रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? जो जल प्रदूषण होता है उसको मेज़र करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो आपको याद रखना है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इस टेस्ट की मदद से जल प्रदूषण को मेज़र किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों से होती है। जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा का कैंसर। ठीक है, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसकी वजह से क्या होता है? स्किन कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदी है नदी में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, यानी O2 की घुली हुई मात्रा से। ठीक है, सेकेंड नंबर में जो O3 है ये ओजोन है, ओजोन की घुली हुई मात्रा से नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट उड़ान। जो जेट प्लेन्स होते हैं उससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300। ठीक है, आपको याद रखना है जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जो मनुष्य का खोपड़ी होता है उसमें पूछा जाए बोन्स की संख्या पूछी जा रही है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 बोन्स। ठीक है, आपको याद रखने हैं जो मनुष्य की खोपड़ी होती है यानी अपर जो पोर्शन होता है उसमें 8 बोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यदि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस। ठीक है, ये कान की हड्डी है स्टेपिस और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व के बारे में पूछा जा रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस जो होते हैं वो दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थियों या पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशी को जो है आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। ठीक है, टेंडन जो होता है वो अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि बॉन्स को बॉन्स से पूछा जाता है, हड्डियों का हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो वो लिगामेंट हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? यदि पाचन नली के बारे में पूछा जा रहा है कितनी फीट लंबी होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 फीट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। ठीक है, आपको याद रखना है लार में जो टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यानी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कौन सा ऑर्गेन हमारा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी यकृत यानी लीवर, ठीक है। लीवर जो होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो यदि आपके पूछा जा रहा है बाइल के बारे में, तो बाइल किसके द्वारा सेक्रीट किया जाता है, सेक्रीट अलग होता है। और यदि पूछा जाता है ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो वो उसका अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्रीट जो होता है वो लीवर के द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, ठीक है। और स्टोर पूछा जाता है कि स्टोर कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले यदि पूछा जाता है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि इसका स्टडी किसने द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे, ठीक है। ये हार्वे है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा, तो जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुपिंग जो होगा वो लैंडस्टीनर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा नहीं कि हार्वे की जगह आप लैंडस्टीनर को टिक कर दो, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे परिसंचरण होगा, परिसंचरण तंत्र, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, ठीक है। और ग्रुपिंग होंगे तो लैंडस्टीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का जो संबंध है वह है हृदय से, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हृदय वर्क नहीं कर रहा होता है तो पेसमेकर के हेल्प से जो होता है उसको एक्टिव किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, ठीक है। जार्विक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल आपका हार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल हार्ट पूछा जाएगा तो जार्विक 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये आता है तो कोई अच्छे से इसको ध्यान में आपको रख के आपको इसका सही जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड जो होता है वो एक बार हार्ट बीट होने में लेता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एक बार हार्ट बीट होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mm/80 mm, ठीक है। तो आपको याद रखना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर ये दिया हुआ है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा 120/80 mm जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन हो सके वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी हो जाएगी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरोटा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके स्टडी से रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी आपके सामने मैं हमेशा लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।